हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टास्क। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन ने इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑप्शन दिया है कि वो अपनी इनकम को टैक्स कराने के लिए लोअर रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन ने एक डिफरेंट स्लैब रेट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिए हैं जो नॉर्मल स्लैब रेट से डिफरेंट हैं, जिससे वो अपनी इनकम को कम रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स करा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो जो सेक्शन हमारा 115 BAC है, ये आया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। मीन्स ये एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 या कहूँ तो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021। तो ये जो सेक्शन है ये सिर्फ एप्लीकेबल होने वाला है इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर, और सारे इंडिविजुअल्स यहाँ कवर होते हैं। इसने स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग प्रोविजन है या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्रोविजन है। मींस चाहे सीनियर सिटीजन है, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन है, चाहे नॉर्मल सिटीजन है, तो उसके लिए ये सेम ही स्लैब रेट प्रोवाइड कर रहा है। इस सेक्शन ने लोअर रेट ऑफ टैक्स तो प्रोवाइड करा है, लेकिन लोअर रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करने के लिए इंडिविजुअल को, एचयूएफ को काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, तभी वो अपनी इनकम को लोअर रेट ऑफ टैक्स से टैक्स करा सकते हैं और इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन कब ऑप्ट करना है, मीन्स एक बार ऑप्ट करना है या हर बार ही ऑप्ट करना है। अगर एक बार कर लिया, क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए हम बेयर एक्ट रीड कर लेते हैं और साथ साथ समझते रहेंगे। The following section 115 BAC shall be inserted by the Finance Act 2020 with effect from 1 April 2021। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से सेक्शन एप्लीकेबल है। The tax on the income of individual and HUF notwithstanding anything contained in this act but subject to the provision of this chapter। जो चैप्टर 12 है उसके प्रोविजन को इसने ओवरराइड नहीं करा है, बाकी पूरे एक्ट को इसने ओवरराइड करा है। The income tax payable in respect of total income of a person being an individual or HUF for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after 1st day of April 2021 shall at the option of such person be computed at the rate of tax given in the following table if the condition contained in the subsection 2 are satisfied। इसने बोला है कि ओवरराइड तो करा इसने पूरे एक्ट को एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, उसके प्रोविजन को नहीं करा है। चैप्टर 12 में स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स गिवन है, जिस लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, तो उसको इसने ओवरराइड नहीं करा है। और ये कह रहा है कि हम ये जो पर्टिकुलर फॉलोइंग टेबल दी है स्लैब रेट्स की, इससे टैक्स कराएंगे, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। मीन्स असेसी की मर्जी है, वो इसको ऑप्ट करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। और ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होने वाला है जब कंडीशन इन द सबसेक्शन 2 सेटिस्फाइड होते हैं। अभी हम सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे। तो स्लैब रेट्स क्या है यहाँ पे, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 1 से 5 लाख रुपीज तक 5% है। मोर देन 5 लाख से टिल 7,50,000 तक 10% है। नेक्स्ट 7,50,000 से अबव टिल 10 लाख 15%, अबव 10 लाख टू 12,50,000 at 20%, above 12,50,000 till 15 lakh it's 25%, and above 15 lakh it will be 30%।
provided that where the person fails to satisfy the condition contained in subsection 2 in any previous year, the option shall become invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year, and other provision of this act shall apply as if income had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year. ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी साल में अगर उस पर्सन ने जो कंडीशन इन द सबसेक्शन 2 गिवन है उसको फेल हो गया, मीन्स उसने उसको कंप्लाई विद नहीं करा, तो ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स उसके ऊपर फिर अप्लाई होंगे. Provided further that where the option is exercised under clause 1 of subsection 5, in the event of failure to satisfy the condition contained in subsection 2, it become invalid for the subsequent assessment year also, and other provision of this act shall apply for those years accordingly. ये वाला जो सेकेंड प्रोवाइजो है वो कह रहा है कि जिन असेसीज ने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 में, कि वो वाले असेसी हैं जिनकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, वो वाले असेसी ने अगर एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज करा और उसके बाद जो सबसेक्शन 2 की कंडीशंस हैं उसको वायलेट करा, तो उसके बाद ये वाला असेसी कभी सेक्शन 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर पाएगा. इसके लिए ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स. अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2. फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और एचयूएफ शेल बी कंप्यूटेड. उस इनकम को कंप्यूट करा जाएगा. फर्स्ट पॉइंट है विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन. ये फॉलोइंग एग्जेम्पशन और डिडक्शंस कौन सी हैं जो असेसी को नहीं मिलेंगी, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में उसको मेंशन कर दूंगी. उसके अंदर मैंने ये सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस डिस्कस कर ली हैं जो असेसी को नहीं मिलेंगी अगर वो इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहा है. सेकेंड है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred to in subsection 1. जो ऊपर sections given हैं उनसे रिलेटेड अगर असेसी का कैरी फॉरवर्ड कोई लॉस आ रहा है, कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो भी असेसी को नहीं मिलेगा. और कोई लॉस है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम, मीन्स अगर उसका हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आता है तो वो किसी और हेड ऑफ इनकम से वो सेट ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ करेगा. थर्ड पॉइंट है बाय क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन इफ एनी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 एक्सेप्ट क्लॉज 2A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन. ये क्लास कह रहा है कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो मिलता है एसएससी को, वो तो मिलता ही रहेगा इस सेक्शन में भी, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा. फोर्थ इज विदाउट एनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन फॉर अलाउंस ऑफ परक्विजिट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. अब हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं. The loss and depreciation referred to in clause 2 of subsection 2A shall be deemed to have been given full effect and no further deduction for such loss and depreciation shall be allowed. जो हमने subsection 2 में loss और depreciation देखे हैं उनका मान लिया जाएगा कि उनको हमने full effect दे दिया गया है और उनकी फ्यूचर में कोई further deduction नहीं मिलेगी. Next, provided that where there is depreciation allowance in respect of a block of asset which has not been given full effect prior to the assessment year beginning on the first day of April 21, corresponding adjustment shall be made to the written down value of such block of asset as on first day of April 2020 in the prescribed manner if the option under subsection 5 is exercised. ये कह रहा है कि अगर किसी असेसी ने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है अंडर सेक्शन 115 बीएससी
और उसका कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस पड़ा है, हम कह सकते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पड़ा है उसका, और अगर इस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया तो अभी हमने देखा कि वो इस डेप्रिसिएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि जितना उनका डेप्रिसिएशन अलाउंस पड़ा है वो अपनी ओपनिंग WDV है जो 1 अप्रैल 2020 को होगी उसमें वो एडजस्ट कर लेंगे, उसमें ऐड ऑन कर लेंगे और फिर आगे उससे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने एक डिस्कशन एक और वीडियो में कर रखा है, उसका भी मैं लिंक आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप उस वीडियो में देखना, मैंने उसको डिटेल डिस्कशन इस पॉइंट को कर रखा है। फोर्थ है, इन केस ऑफ अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिस पर्सन की यूनिट है IFSC में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में यूनिट है, तो उनको सेक्शन 80 LA की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मैं आपको नोटिस कराऊं, यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है इसमें आप यहाँ पे देखें, इन द एंड जो फर्स्ट पॉइंट में एंड में लिख रहा है कि उन्हें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर चैप्टर 6A, जो हमारी LIC की, PF की, PPF की डिडक्शन 80C में आप लोग क्लेम करते हैं, ट्यूशन फीस क्लेम करते हैं, वो डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी। अदर देन द प्रोविजन 80CCD सबसेक्शन 2 एंड 80JJAA सिर्फ यही दो मिलेंगी। लेकिन जो यूनिट IFSC में लोकेटेड है उनको 80 LA की भी डिडक्शन मिल जाएगी। और फिफ्थ क्लॉज है हमारा कि जिन असेसीज की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन की है तो वो इस सेक्शन को एक बार ही ऑप्ट करेंगे और सब्सिक्वेंट यही ऑप्शन सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए चलता रहेगा। जो अदर असेसी है मीन्स जिनकी इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वो असेसीज हर बार इस सेक्शन को ऑप्ट करेंगे, मीन्स उनके पास हर साल चॉइस रहेगी कि वो इस सेक्शन में आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि जिन असेसीज की इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, वो बताएंगे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139 सबसेक्शन 1 कि वो इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, और जो अदर देन दैट है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ही बता देंगे। और ये लास्ट प्रोवाइसो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 मीन्स जिसने की इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन है, once exercised for any previous year can be withdrawn only once for a previous year other than the previous year in which it was exercised, and thereafter person shall never be eligible to exercise option under this section except where such person ceases to have any income from business and profession। ये कह रहा है कि जिन असेसीज की इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है वो इस सेक्शन को सिर्फ एक ही बारी विड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स एक बारी उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद वो एक ही बारी उस सेक्शन को विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद वो सब्सिक्वेंट उस सेक्शन में नहीं आएंगे। लेकिन आप आएंगे इस सेक्शन में अगर वो अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कोई अर्न ही नहीं करते हैं। तो अगर उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जब तक है वो सिर्फ एक बार ऑप्ट करेंगे और ऑप्ट करने के बाद एक बार ही उस सेक्शन से बाहर आ सकते हैं और कभी भी इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर वो अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम अर्न नहीं कर रहे, अब उनके पास कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, हाँ तब वो हर साल ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि उन्हें 115 BAC में जाना है या नहीं जाना है। सो होप सो आपको ये सेक्शन समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपने इस सेक्शन 115 BAC ऑप्ट कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।